जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ इम्प्रेस हुई किया वो तो ये था कि पंजाबी के अंदर बहुत लिटरेचर वहाँ पे प्रोड्यूस हो, खास तौर पे ये फिक्शनल लिटरेचर, पोएट्री, इसके ऊपर जो लेटेस्ट जॉनरे हैं ना रिसर्च के, स्टडी करने के, वो भी वहाँ पे हैं। क्योंकि इन्होंने ज़बान को इतनी इम्पोर्टेंस दी है ईस्ट पंजाब में, जितनी मॉडर्न ज़बानों में काम हो रहा है उतना ही पंजाबी के अंदर हो रहा है। काम हो रहा इसको है अगर हम बिल्कुल। अपने साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल बैरन है हमारे यहाँ। और तो इस- ये इस- तो yes, दिलजीत अम्मी इज अ पायनियर इन दिस, और इन्होंने ये सारा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जब वहाँ जाते हैं तो 2-3 इंटरव्यू होते हैं। एक तो मैंने पब्लिकली शेयर भी किया कि मेथोडोलॉजी क्या है पंजाब की रिसर्च। पोस्ट कॉलोनियल दौर में हमारे जो बॉर्डर है को जितने भी हेस्ट में ड्रॉ किया गया है, दैट्स वन थिंग। और उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो स्टेट का है, नेशन स्टेट का। चाहे हम 1947 में 3 स्टेट्स की बात कर लें, चाहे जैसे आप लोगों ने अलग अलग मौकों पर ये डिस्कस किया है कि इट इज नॉट जस्ट इंडिया, पाकिस्तान एंड ब्रिटेन, अदर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको शामिल कर रहे हैं, तो वो एक स्टेट का एक रोल उसमें रहता है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 2 मुल्कों की हम बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान, उसमें जो बॉर्डर हैं वो इसके बिना इंटेलेक्चुअल लेवल पे कहाँ और एकेडमिक लेवल पे कहाँ, और जब हम आवाम से आवाम की बात करते हैं वहां पर तकसीम हिंद 1947, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब, तनाज़ा कश्मीर, 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरकी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद एंड लीडिंग वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग, और इसमें हमारे साथ हैं दिलजीत आमिर साहब पटियाला से, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्टॉकहोम से। दिलजीत साहब, आप हेड हैं मीडिया डिपार्टमेंट के पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन जॉर्ज यूनिवर्सिटी, व्हाट आर यू डूइंग देयर, और ये सारा स्कोप क्या है और व्हाट यू आर डूइंग, फिर वहां से आगे लेके चलते हैं। जी, सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। और दूसरी बात यह है कि राइट इन द बिगनिंग मैं इस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि आप जो 2 लोग हैं, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद और डॉक्टर हसन जफर, तो आपका मैंने पूरा जो प्रोग्राम है, खासतौर पे वो की मोमेंट्स पंजाब पाकिस्तान हिस्ट्री, मैंने सारा देखा है। तो 2 उस्ताद लोगों के बीच में बैठना अपने आप में बहुत खुशी की बात है, और मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ये पंजाब की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है जो पोस्ट पार्टीशन दौर में बनी है। और इस यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जो हमारा एक फेडरल अदारा है जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। तो उसका सेंटर है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर। इसके अंदर हम डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं। एक तो जो आज के दौर में एक आइडिया चल रहा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा हो गई है ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, तो वो वाला काम हम करते हैं। और उसके बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 40 एजुकेशनल डीटीएच चैनल्स शुरू किए हैं। उसमें से एक चैनल जो है वो लॉ एंड लीगल स्टडीज का काम करता है, तो उसके लिए भी हम कंटेंट जनरेट करते हैं। और उसी सिलसिले में प्रोफेसर इश्तियाक अहमद यहाँ पर 2 बार आए, तो दोनों बार हमने उस चैनल पे इनको इंटरव्यू किया था। तो अभी आई थिंक इट्स अ रिटर्न गिफ्ट दैट आई एम गेटिंग इन सिटिंग हियर। यस सर, व्हाट अ प्लेजर। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप लाहौर आएंगे और हसन जफर जो हैं वो आपको इंटरव्यू करेंगे। वो भी दिन आएगा, जरूर आएगा।
तो इंशाल्लाह जरूर आएगा। डॉक्टर साहब जरा फिर अपना भी आप जरा जो दिलजीत साहब के साथ जो आपका तारुफ हुआ जरा वो बैकग्राउंड दे, सो वी हैव दैट नॉलेज कि आप कैसे मिले और वहां पे आपका क्या इंटरेक्शन था, क्या तजुर्बा था। देखें जी, जो मेरी पंजाब की किताब है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड, वो जी मेरी बुनियाद बनी इंट्रोडक्शन की ईस्ट पंजाब यानी इंडियन पंजाब के अंदर। तो दिलजीत एंड आई वर इन टच फॉर क्वाइट अ वाइल। तो जब इन्हें पता लगा कि मैं लास्ट ईयर इंडिया आया हूँ, तो इन्होंने कहा कि आपने पंजाब ज़रूर आना है। तो हमने 2-3 दिनों के अंदर चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर और फिर पठानकोट कवर किया। और इस दफ़ा जब मैं गया हूँ तो 4 जगह फिर, इस दफ़ा खन्ना एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लास्ट ईयर मैं नहीं था गया, इस दफ़ा वहाँ भी जाने का मौका मिला। एक वहाँ टीचर थे जिन्होंने सारी उम्र ये ह्यूमनिस्ट बुनियादों पे एजुकेशन के लिए काम किया, तो इन लोगों ने कहा कि आपने वहाँ पे जाना है। और पटियाला यूनिवर्सिटी में मुझे ऑनर मिला कि 1989 या 87 में मई में एक टीचर थे जो बहुत ये टेररिज्म के खिलाफ थे, उनको मार दिया गया, तो उनकी याद में ये मेमोरियल लेक्चर रखते हैं। तो मुझे ये इन्होंने इज्जत बख्शी कि मैं इस साल वो लेक्चर डिलीवर करूं। उनका भी नाम रविंदर सिंह था मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। जी जी, जी डॉक्टर रविंद्र सिंह रवि पंजाबी जी यूनिवर्सिटी में पंजाबी जी पढ़ाते थे। जी। तो जी इस तरह मेरी दिलजीत और बाकी फिर इनके कोलीग्स के साथ भी हुई। सुरजीत हैं, उनके साथ मुलाकात हुई, इनके स्टूडेंट्स के साथ हुई, बहुत सिटिंग्स हुई। जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ इम्प्रेस हुई किया वो तो ये था कि पंजाबी के अंदर बहुत लिटरेचर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ख़ास तौर पे ये फ़िक्शनल लिटरेचर, पोएट्री, इसके ऊपर जो लेटेस्ट जॉनरे हैं ना रिसर्च के, स्टडी करने के, वो भी वहाँ पे हैं। तो क्योंकि इन्होंने ज़ुबान को इतनी इम्पोर्टेंस दी है ईस्ट पंजाब में, तो जितनी मॉडर्न ज़ुबानों में काम हो रहा है, उतना ही पंजाबी के अंदर हो रहा है। काम हो रहा इसको अगर हम है। अपने साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल बैरन है हमारे यहाँ। और तो ये ट्रेजेडी है। तो यस दिलजीत अम्मी इज़ अ पायनियर इन दिस, और इन्होंने ये सारा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि जब वहाँ जाते हैं तो 2-3 इंटरव्यू होते हैं। एक तो मैंने पब्लिकली शेयर भी किया है कि मेथोडोलॉजी क्या है पंजाब की रिसर्च की। उसके बाद इन्होंने कहा था बाकी 2 वीडियो भी भेजेंगे, जब भेजेंगे तो वो भी शेयर करूँगा। फिलहाल मुझे नहीं मिले, लेकिन मेरा जनरल इंटरैक्शन दिलजीत जी के साथ बहुत वो क्या कहते हैं प्रोडक्टिव हुआ। यस। आज की गुफ्तगू डॉक्टर साहब शुरू करते हैं। ज़रा मेरे माइंड में अभी 2-3 चीज़ें थी जब ये आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस डिस्कशन। एक तो ये कि जो हम पिछले 4-5 हमने एपिसोड्स किए हैं आपके फ्रेंड्स के साथ इंडिया से, उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, एक तो ये पोस्ट कॉलोनियल एरा, उसके ऊपर ज़रा आज फोकस करते हैं कि उसकी डायनामिक्स क्या हैं। दिलजीत आमिर साहब आज से कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले साक के अंडर यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी था। लाहौर में हमारे पास इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से स्टूडेंट्स आते थे, हमारे भी जाते थे। एक लड़की हमारी वहाँ पे वो कि पुणे गई थी, पुणे इंस्टीट्यूट, वहाँ पे पढ़ने। ऐसा बड़ा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन था। यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स भी आते थे, हमारा मिलना जुलना था। वो सब कुछ बंद हो गया। आई वाज थिंकिंग डॉक्टर साहब आपकी भी तवज्जो इस पे, इफ यू रिमेम्बर वो रैचेट ऑफ द अर्थ, उसके प्रेफेस में फ्रांस फैनन ने एक लाइन लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इज ऑलवेज वेरी वायलेंट।
अब इंडिया में कितना उसका इम्पैक्ट है, हालांकि दोनों मुल्क एक साथ ही ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए, वी got carried away with other things. India remained on a different path. ये तो एक हिस्टोरिकल रियलिटी है, और ये हमने वो की मोमेंट्स में सारा आपने उसको एलैबोरेट भी किया है। सो अभी जहाँ पे भी हम खड़े हुए हैं, ये आपको लगता है कि जो एक पोस्ट कॉलोनियल टाइम की, एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी एक चीज तो हमने हाईलाइट भी की थी कि चेंजिंग बॉर्डर्स, अनस्टेबल बॉर्डर्स एक कैरेक्टरिस्टिक है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की, क्योंकि वो हेस्ट में जिस तरह भी उन्होंने लाइंस ड्रॉ की, व्हाटएवर दे डिड द टाइम ऑफ पुलिंग आउट फ्रॉम देयर कॉलोनीज, तो दे लेफ्ट a lot of problematic areas and problematic borders behind, और वो वायलेंस जो है फिर उससे रिलेटेड है। कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से लेके? आपको पता है वो बॉर्डर्स कहाँ पे मौजूद हैं, वो रेफरेंसेस कहाँ पे हैं, ड्यूरेंट लाइन है, कश्मीर का एक मसला है, अदर प्रॉब्लम्स आपके ईस्ट में भी वो प्रॉब्लम्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, हमारे भी वो हैं, आपके भी, और वही प्रॉब्लम बने हुए हैं। जी, दरअसल जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, तो उसके लिए जो बेहतर इसका जवाब देने वाले हैं वो तो प्रोफेसर इश्तियाक अहमद हैं। तो मुझे लगता है कि इस महफिल में ही इज द राइट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि द वे ही हैज स्टडीड साउथ एशिया और जैसे इन्होंने अलग-अलग ऑडियंसेस के साथ एंगेज किया है। मुझे इस सिलसिले में एक दो बातें जो कहनी है। जैसे आपने कहा कि पोस्ट कॉलोनियल दौर में हमारा जो बॉर्डर है उसको जितने भी हेस्ट में ड्रॉ किया गया है, दैट्स वन थिंग, और उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो स्टेट का रहता है, नेशन स्टेट का। चाहे हम 1947 में 3 स्टेट्स की बात कर लें, चाहे जैसे आप लोगों ने अलग-अलग मौकों पर ये डिस्कस किया है कि इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया, पाकिस्तान एंड ब्रिटेन, अदर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको शामिल कर रहे हैं, तो वो एक स्टेट का एक रोल उसमें रहता है उसमें। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब 2 मुल्कों की हम बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की, उसमें जो बॉर्डर हैं वो इसके बिना इंटेलेक्चुअल लेवल पे कहाँ हैं, और एकेडमिक लेवल पे कहाँ हैं, और जब हम अवाम से अवाम की बात करते हैं वहाँ पर कहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि इस दौर में जब हम डिजिटल एजुकेशन के दौर में हैं और डिजिटल जो कनेक्ट है काफ़ी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस दौर में डिजिटल डिवाइड नहीं है, जहाँ डिजिटल जो मीडियम है उसके साथ जुड़ा हुआ कोई डिस्पैरिटी नहीं है। मैं सिर्फ पुराने दौर के रेफरेंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि इस दौर में हम ज़्यादा एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो उस दौर में जो नॉन स्टेट एक्टर्स आमतौर पे हम एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं जब कोई ऐसी एक्टिविटीज़, खास तौर पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात आती है। पर नॉन स्टेट एक्टर्स में अगर देखें तो हम तमाम लोग आते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट आते हैं, जिसमें एकेडमिशियंस आते हैं। तो इनके लिए वो बॉर्डर क्या मायने रखता है? तो उनको बॉर्डर के अंदर बात करनी है या अपनी जो उनके इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हैं उसके अंदर बात करनी है? ये एक इम्पोर्टेंट जो सवाल है। अगर इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रोफेसर इश्तियाक अहमद बोलें तो फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। प्लीज डॉक्टर साहब। नहीं, मेरे ख्याल से दिलजीत जी बिल्कुल सही लाइन्स पे चल रहे हैं। ये बॉर्डर्स जो हैं वो 47 में आई थिंक वी कैन ऑल एग्री आर्बिट्रेरली इस्टेब्लिश हुए। मसलन क्लासिकल बात तो ये है कि लोगों को कहा गया कि लाहौर जो है वो तो इंडिया में आएगा, और पाकिस्तान में कहा गया कि अमृतसर के बगैर पाकिस्तान बन नहीं सकता। और जब हकीकत आई तो फिर दोनों तरफ अभी हजारों लोग थे जिनको फिर गाजर मूली की तरह मारा गया। लेकिन जिस बॉर्डर की बात हो रही है, मैं समझता हूँ दिलजीत
जिस तरफ बहुत कर रहे हैं, बहुत वो उसका मैं इस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल। 4 मार्च 2013 को मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मैंने एक लेक्चर दिया पार्टीशन के ऊपर। मेरी किताब नई-नई छपी थी। तो अ, मुझे एकदम याद आ गया कि 47 में फिसाद जो हैं अमृतसर के अंदर 4 मार्च को ही शुरू हुए थे, शाम के वक़्त। तो मैंने कहा आज वही दिन है जब ये फिसाद यहाँ पे शुरू हुए थे। दिन के वक़्त लाहौर में, शाम तक ये अमृतसर पहुँच गए थे। ख़ैर वो मेरा लेक्चर-लुक्चर हो गया, लेकिन वो सब कॉलोनियल एक्सचेंज है ना, तो अंग्रेज़ी में लेक्चर देना था, रिक्वायरमेंट ये थी। सवाल-जवाब भी अंग्रेज़ी में हुए। उसके बाद मैं उतर के तो स्टूडेंट्स में आ गया और वहाँ मैंने आके पंजाबी बोलनी शुरू कर दी। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कुछ लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। तो एक लड़की ने हिम्मत करके कहा कि सर तुसी ते बड़ी सोहनी पंजाबी बोलदे हो। सो व्हाट डज़ दिस इंडिकेट? यानी वहाँ के जो यंग स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं कि आगे से उस तरफ 100 मिलियन पंजाबी रहते हैं। तो ये जो ज़हनी बॉर्डर है ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जी, जी, और इंटेलेक्ट हमारी तरफ कभी बहुत आपको अमृतसर का, जलंधर का, लुधियाने का कोई इशारा नहीं मिलता बातों में। मसलन मैंने देखा है कि जब वो हर साल करते हैं ना, मनाते हैं, तो वो चले जाते हैं सादत हसन मंटो के घर जहाँ वो रहते थे लाहौर में, या इस किस्म के। मैंने कहा यार कृष्ण चंद्र भी यहाँ रहते थे, राजेंद्र सिंह बेदी रहते थे। व्हाई डोंट यू गो एंड विजिट? वो कहाँ रहते थे? सहगल साहब भी रहंदे सन सर हाँ, अपनी अनारकली ते रहने वाले सन। जी, जी। मेरा मतलब है हम इसको इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स के ज़हन में भी एक बॉर्डर है। महल यस दिलजीत वाज़ ट्राइंग टू पॉइंट आउट दैट। और यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करता हूँ क्योंकि इन्होंने इनका एक्सपीरियंस पाकिस्तानियों के साथ ये जो अ, एक्टिविटीज़ कवर करने का है ना विद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आई वुड नाउ लीव टू दिलजीत कि वो यहाँ से आगे पिक करें कि कैसे ये बॉर्डर्स का मसला है। जी। प्लीज मैं जो प्रोफ़ेसर इश्तियाक अहमद ने बात की है, उसी की कंटिन्यूटी में एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो इट मे सीम अ वेरी एनेक्डोटल, इसको हम रेफ़रेंस कह सकते हैं, लेकिन आई विल बी एबल टू एलैबोरेट दैट। तो मैं विद्यार्थी स्टूडेंट हूँ फ़िल्म स्टडीज़ का। तो जो पंजाब की फ़िल्म है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बनी हो या उससे पहले साइलेंट बनी हो, तो उसमें हमारा काफ़ी सारा काम जो है, वो कलकत्ता में होता रहा है। 1920s में, 1930s में। तो जी फ़िल्म अंदर मेरा जो काम है वो लव लेजेंड के ऊपर है, ख़ास तौर पे मिर्ज़ा साहिबा के ऊपर है। तो अब उसके ऊपर बात करते-करते कई सारी चीज़ें आप और भी देख लेते हो, उसी मटीरियल में मिल जाती हैं। तो मुझे मटीरियल वेरी टेम्पटिंग टू ये डिस्कस ऑन दैट ऑफ कोर्स यस तो जी उसमें बात करते-करते मुझे एक जो रेफ़रेंस मिला वो था शीरी फरियाद का, कि शीरी फरियाद के ऊपर जो फ़िल्म है, वो तेहरान के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कलकत्ता में बनाई। अच्छा, अच्छा। मेरे दिमाग में जो सबसे पहले जो नक्शा बना, वो ये बना कि लाहौर वाला बंदा उठ के कलकत्ता चला गया, तो मुझे समझ में आए कि कलकत्ता ये लाहौर पड़ा और ये कलकत्ता पड़ा है। ये तेहरान वाला कलकत्ता क्यों गया? तो मुझे मेरे दिमाग में है कि तेहरान बहुत दूर है और लाहौर और कलकत्ता बहुत पास-पास में है। तो एक दिन मेरी एक मुलाकात एक इरानियन स्कॉलर के साथ हुई, तो मैंने उनसे यही बात शेयर की कि ये हुआ। तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला, उन्होंने कहा कि दलजीत बिफोर 1947 वी वर नेबर्स। और वो पूरा जो नक्शा है साउथ एशिया का, एक रिकन्फिगर हो जाता है। मुझे तुरंत जो ही मुझे समझ में आता है कि 1947 से पहले इंडिया एंड ईरान दे वर नेबर्स, तो मुझे तेहरान पास में लगना शुरू हो जाता है। तो वो वाओ! नक्शा
आपकी एक मेमोरी को फिक्स करता है और हमें एक डिस्टेंस की सेंस देता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक सेंस ऑफ अदरनेस देता है। वो मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉर्डर है जिसके ऊपर जो है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जर्नलिज्म, हमारा एकेडेमिया इन जन जो बॉर्डर्स हैं, जो आर्टिफिशियल बॉर्डर्स हैं और बॉर्डर्स के अंदर बाउंड्रीज हैं, वेदर दे आर स्टेट बाउंड्रीज जैसे और जहाँ डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की बाउंड्रीज हैं, ये तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, ये बदलती रहती हैं। दुनिया में कोई की पूरे इतिहास में कोई 5 साल ऐसे नहीं हैं जब बॉर्डर्स या बाउंड्रीज ना बदली हों। वो लगातार बदलती रहती हैं। वो इतना अनस्टेबल काम है और नेशन स्टेट हमारे दिमागों में बाउंड्रीज नहीं बदलेंगी तो इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज चेंज होंगी, दूसरी जी बाउंड्रीज, दैट्स जी व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यस। जी तो उसमें जैसे अलग-अलग मौकों पर इस बात को मैंने कैसे समझा, तो जैसे जो प्रोफेसर इश्तियाक अहमद का इशारा था कि 2011 में मोहाली जो बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ शहर है, वो बिल्कुल मोहाली पंजाब में है और चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है। मोहाली में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा था, तो उसमें उसी मोहाली के उसी स्टेडियम में 2004 में एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें 7,000 लोगों को पाकिस्तान से वीजा दिया गया था आने के लिए। और मुझे याद है कि जो उस दौर में सबसे ज्यादा क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोग थे, उनकी उस मैच में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, पाकिस्तान से आए हुए लोगों में ज्यादा दिलचस्पी थी उनसे बात करने में। और जो उस तरफ से वीजा लेके आए थे कि हमें मैच देखने जाना है, वो सारे बाजारों में घूम रहे थे और आसपास घूम रहे थे। चंडीगढ़ और मोहाली में इट वाज ए कार्निवल। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया, तो 2 लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आपके साथ जो मेहमान हैं ये पाकिस्तान से आए हैं, हमें इनसे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप हमें बिल पे करने का मौका दीजिए इस बात पे। तो अब वो एक हमारी मेमोरी है चंडीगढ़ में पाकिस्तान के साथ मैच की। तो हम ये सोच रहे थे कि हम इस मैच को कैसे कवर करें। तो वन ऑफ द आइडिया व्हिच केम टू माय माइंड कि जो स्पोर्ट्स है उसको हमेशा हार जीत के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से थोड़ी फॉलो किया जाता है। दुनिया में कितने सारे राइटर हैं जो उसकी सोशियोलॉजी देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं और कन्फ्लिक्ट के अंदर उसका रोल देखते हैं कि कैसे किन किन मुद्दों में स्पोर्ट्स ने रिकॉन्सिलिएशन का रोल अदा किया है, किन किन मुद्दों पर स्पोर्ट्स ने एक्सकेलेशन का रोल अदा किया है। तो मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि एक दिलचस्प स्टोरी ये है कि 22 प्लेयर खेल रहे हैं और हम जो स्टोरी करेंगे वो 11 पंजाबियों पे करेंगे। अब जो पंजाबी हैं वो दोनों टीमों में हैं और हमें पंजाब के लिए स्टोरी करनी है और पंजाबी में स्टोरी करनी है, तो व्हाई कांट वी डू ए स्टोरी अबाउट पंजाबीज। तो अब ये है कि इसमें स्पोर्ट्स के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप इस स्टोरी को कैसे पिच करोगे, कैसे इसको आर्टिकुलेट करोगे। उस वक्त ये स्टोरी आइडिया हमने बहुत डिस्कस किया स्टूडियो में बैठ के, कैंटीन में बैठ के। ऑन स्क्रीन ये नहीं आ पाया उस वक्त आइडिया कि इसको कैसे देखा जाए। उसके बाद दूसरी बार यही मुद्दा आया जब मैं बीबीसी में काम कर रहा था। तो बीबीसी के अंदर जो सर्विसेज हैं अलग अलग, वो लैंग्वेज के नाम पे सर्विसेज हैं। जैसे पंजाबी एक सर्विस है, हिंदी एक सर्विस है, उर्दू सर्विस है, बांग्ला सर्विस है। तो उस तरह दिल्ली वाले हमारे जो दफ्तर से 11 लैंग्वेज सर्विसेज चलती थी, तो उसमें पंजाबी भी थी। कॉमनवेल्थ गेम जो खत्म हुए तो हमारी जो पैन ब्यूरो उसको मीटिंग को बोलते थे जिसमें सारी लैंग्वेज सर्विसेज वाले आते थे, तो उसमें बात आई कि सारे लोग अपने अपने पैच की स्टोरीज बताएं कि कितने कितने मेडल के ऊपर वो कवरेज करने वाले हैं। अब जो तमिल वाले हैं उन्होंने अपने मेडल बताए, जो तेलुगु वाले हैं उन्होंने अपने मेडल बताए, हिंदी जो सभी ने अपने अपने मेडल बताए और मैंने भी जो पंजाबी पैच वाले मेडल बता दिए। जो हिंदुस्तान जितने मेडल जीता था हिसाब उससे बिगड़ गया। उसके बाद बेईमानी का इल्जाम मेरे पे आया कि दलजीत ने ये गड़बड़ किया, इसने मेडल बढ़ाए हैं।
तो मैंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं बढ़ाए। मेरे पैच में जो मेडल हैं वो ये हैं, 4 ये पहलवान हैं जो गुजरांवाला से हैं, और एक ये एथलीट है जो लाहौर से है, और ये बंदा अमृतसर से है, और ये लुधियाना से है, ये जालंधर से है, ये चंडीगढ़ से। हमारे मेडल की गिनती पूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को क्यों शामिल कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान होना अलग बात है, पंजाबी पैच होना अलग बात है। वाह वाह। अब मुद्दा ये है कि पंजाबी पैच को आप पाकिस्तान हिंदुस्तान में कैसे बांटोगे? नहीं नहीं बंटेगा। पंजाबी दिलजीत पैच तो वो जो बॉर्डर्स हैं, जब हम उसको किसी ढंग से, अगर आपको पंजाबी पैच कंसेप्चुअलाइज करना है तो बॉर्डर के पार आपको सोचना पड़ेगा। यू कांट थिंक ऑफ उसमें, अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो आप उसमें लिख दीजिए कि हम पूरा पैच कवर नहीं कर पा रहे हैं, हम तो अमृतसर से लेके जो है राजपुरा तक कवर करेंगे, या आप उसमें लिख दीजिए कि हम तो जी मुल्तान से लेके गुजरांवाला तक कवर करेंगे और उसमें अमृतसर को कवर नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको ये एक राइडर देना पड़ेगा अगर पंजाबी पैच की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट टू रीथिंक कि हम जो जर्नलिस्ट हैं वो कैसे काम करते हैं। मतलब हमारी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हैं, जो स्टोरीज को करने के तरीके हैं, उसके अंदर बॉर्डर हमें क्यों रोकता है, या हम बॉर्डर से क्यों रुकते हैं। तो उसमें अगर मुझे कुछ और नहीं करना है तो मैं अपनी स्टोरी में ये कह सकता हूँ कि गुजरांवाले में हमारे पास रिपोर्टर नहीं है, लेकिन जो डॉन ने गुजरांवाले वाला का जो रेसलर है उसके बारे में ये बात की है, तो आई कैन कंप्लीट माय स्टोरी, आई कैन फाइंड वेज टू कंप्लीट दैट स्टोरी। लेकिन अब तो और आसानी है ना जी, आप किसी से भी बात कर सकते हैं वीडियो लिंक के ऊपर। नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। तो उस वक्त तो और चीज थी। सो वेरी इंटरेस्टिंग डायमेंशन डॉक्टर साहब। जो टेक्नोलॉजी ने ये बात खोल दी, जो आपने बात कही है वो ठीक है कि टेक्नोलॉजी ने ये मुद्दा खोल दिया है कि आप किसी से भी, जैसे हम भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान और स्वीडन से हम 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, पर जो इसका इस्तेमाल है और उसके साथ इस कंसेप्चुअल कैटेगरी को लेके आना कि आपको अपनी कंसेप्चुअल कैटेगरी के साथ जाना है, बॉर्डर के साथ नहीं जाना है। अगर आप बॉर्डर के पार वाले लोगों से इसी मुद्दे पे बात करनी है कि आप कैसे सोचते हो, मैं कैसे सोचता हूँ, तो वो अलग बात है। अगर मुझे पंजाबी पैच को समझने के लिए डॉक्टर हसन जफर और दलजीत अमीन को आपस में बात करनी है कि अच्छा हम स्टोरी कैसे करें मिलके, तो वो अलग बात है। इसी स्टोरी को मैं और ढंग से बताता हूँ कि हमारे वहां पर बहुत सारी स्टोरीज हम करते थे, दोनों तरफ हमारे पास रिपोर्टर थे। अमृतसर में भी रिपोर्टर हमारे अरविंदर सिंह रॉबिन हैं, और लाहौर में भी रिपोर्टर वहां पर शमेला जाफरी भी करती थी वहां से काम, और अली काजमी भी, और 3-4 लोग और भी थे। तो ये सारे लोग थे, तो उसमें हम प्याज पे स्टोरी करते थे। तो हमारी दिलचस्पी इस बात पे रहती थी कि जो लाहौर में रेडी पे प्याज बेचने वाला बंदा है, उसकी आवाज अमृतसर वाले रेडी वाले की आवाज क्या लाहौर में सुनवा सकते हैं हम? जहाँ लाहौर की रसोई में जो प्याज की महंगाई ने शोर किया हुआ है, उस शोर को हम अमृतसर में सुनवा सकते हैं क्या? अब स्टोरी तो वही है प्याज की कि अमृतसर में उसको जो किसान है उसको ठीक उसका भाव नहीं मिल रहा है, और अमृतसर लाहौर में जो है वो इतनी महंगाई है कि वहां पर खरीदना मुश्किल हो रहा है। तो चाहते तो हम ये हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर लोगों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है तो उसमें उनको लगता है कि हाँ ये मेरे जैसा बंदा है। जैसे प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जब अमृतसर में आके बोलते हैं तब जाके पता लगता है कि अच्छा यार ये मेरे बस ये पंजाबी भी बोलता है। अब लाहौर में पंजाबी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा बंदा क्या बोलेगा। देखिए डॉक्टर साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन सामने लेके आए। ये आज की डिस्कशन एक बिल्कुल और एंगल से हम कर रहे हैं। दिलजीत साहब अभी 2-4 दिन पहले खबर चल रही थी कि रशिया के अंदर ड्राई सीजन रहा है, वहां पे वीट का बड़ा क्राइसिस होगा। यूक्रेन में तो वीट का बड़ा, तो कैन बोथ पंजाब फीड द वर्ल्ड, क्योंकि आगे 50% 40-50% वीट कम होनी है अगले साल में। देयर विल बी ह्यूज वीट क्राइसिस इन द नेक्स्ट ईयर। हमने तो खैर अपने किसान का बेड़ा गर्क कर दिया इस दफा। वीट का आपने सुनी होगी वो सारी स्टोरी, बट यू नो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है डॉक्टर साहब। सो ये हम पे जो एक मेरे ख्याल से सारी बात ये है कि
47 का जो फैसला है वो अपनी जगह ठीक है, वो पॉलिटिकल है, वो एक स्टेट का है, लेकिन हमारा काम इंटेलेक्चुअल्स का है कि ये एंगल भी दिखाना कि अगर कोऑपरेशन हो तो Yes, कितने फायदे हैं, कितने फायदे हैं। और वो exactly. तभी जिस तरह दिलजीत सिंह के लोगों से जाके बात करो, उनकी हम्म, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे लगता है कि जी। इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं। जी जैसे तो आपने अभी वीट की बात की, गंदम की बात की, तो पंजाब तो मतलब अक्रॉस बॉर्डर हमारे पास तो इतना बड़ा इलाका है जिसमें हम्म, हम वीट पैदा करते हैं। तो जी उसमें जो पूरा सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान से ऊपर आप जितना मर्जी यहाँ तक भी आप जाना चाहो, तो वो तो हमारे पास रोड से जुड़ा हुआ इलाका है। लेकिन अगर आपको अमृतसर से वीट को लेके जाना हो लाहौर, तो वो जाती है थ्रू पोर्ट। आधे घंटे का रास्ता है सर, मतलब आधे होते तो घंटे का रास्ता है और जाएगी वो थ्रू पोर्ट, पहले जाएगी मुंबई तक, फिर जाएगी कराची। तो हाँ, वो वो जाएगी दुबई के जरिए, यानी इतनी नॉनसेंस है, या तो कराची, सॉरी, कराची के जरिए, जी, कराची के जरिए। तो उसमें ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, खास तौर पे जो पंजाब के चेक पोस्ट हैं, चाहे वो बागा हो, चाहे आप कसूर फिरोजपुर वाले की बात कर लो, साथ में जोड़ के, तो तो करतार किया जी, वो भी करतारपुर भी उसमें जोड़ सकते हो। तो उसमें ये है कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, हमारे पास 18 बिलियन का जो पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि जब हम इस मुद्दे पे स्टोरी करें, तो जर्नलिस्ट को बार-बार ये कहना चाहिए कि 18 बिलियन का पोटेंशियल है, ताकि हमें पता चले कि इस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज़ होने से कौन रोक रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि हर स्टोरी में आपको भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की ही बात करनी चाहिए, तो जितनी भी आपके पास गुंजाइश है, लेकिन इस जो फैक्ट को तो आप अपनी स्टोरी में रख ही सकते हैं। यू कैन मेक पीपल थिंक कि ये वाह वाह। एक मुद्दा है, जब हमारे पास सीधी सड़क है। तो मुझे लगता है अब ना मैं एक और स्टोरी जैसे क्योंकि दोनों तरफ हम लोग खेती करते हैं, तो हम्म, अब जब हम अवाम के आपस में रिश्तों की बात करते हैं, तो उसमें जो खेती करने वाला बंदा है, उसको अगर खेती करने वाले की आवाज़ सुनाई देती रहे, तो उसको पता लगता रहता है कि ये मेरा बंदा है, ये ठीक है। जैसे आजकल सारे फेसबुक पे छोटे-छोटे ना क्लिप चलते हैं। उसमें आपको पता चलता है कि जो ना ये गुजरात वाला किसान है ना, वो उतना ही जुगाड़ में एक्सपर्ट है जितना मोगे वाला है ना। और इतने छोटे-छोटे क्लिप होते हैं आज़म जफ़र साहब कि आपको खेत में सिंचाई करते हुए, आप क्या ऐसा काम कर लें जिससे आपको कसी कम चलानी पड़े। हम्म, इतनी जल्दी गुजरात वाला मोगे वाले को पढ़ा के चला जाता है और दोनों देशों के बॉर्डर को कोई खतरा नहीं पैदा होता है ना। सही तो बात है बहुत सारे मैं जैसे एक स्टोरी की बात करता हूँ। साहब। सॉरी, आई डोंट रियली फील लाइक इंटरप्टिंग यू एट ऑल, लेकिन आपकी बात से ये चीज ध्यान में आ रही है यहाँ पे सर। एक जो हमारे यहाँ क्राइसिस दोनों मुल्कों के बीच में सी पैक की वजह से भी रिजर्वेशंस ऑन, बट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर इज हैपनिंग एक तजवीज तो दे सकते हैं ना हम दोनों देशों को, चाहे वो माने ना माने तो उनकी फिर उनकी मर्जी है। अगर ये बॉर्डर से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान रेल लिंक और रोड लिंक ओपन किया जाए इंडिया से, आप उनको उनसे अपना ले लें जो भी आपने रास्ते का किराया लेना है, और जाने दें इंडिया की ट्रेन को पाकिस्तान से गुजर के उन्हें, और फिर कोई ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है कि उस रेल, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर इंडिया को या ऐसे किसी इसमें ऐसा खतरा है कि भी इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, गॉड फॉरबिड, वी डोंट वांट इट, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी वर्ल्ड बैंक की गारंटी कर ले, और रोड लिंक और रेल लिंक दे लेंगे, जो भी हो जाएगा इसको इसको कोई नहीं छेड़ेगा। इंडिया का सामान जाए और उधर से इधर आए, और आप बीच में से अपने जो भी रोड के पैसे ले ले, टैरिफ ले ले। क्योंकि दलजीत सिंह साहब को ये जो 18 बिलियन का आप कह रहे हैं पोटेंशियल, तो ये मतलब ये इट मेक्स नो सेंस कि जी अमृतसर आधे घंटे का रास्ता जो है वो बॉम्बे और कराची से होके इधर, लुक एट दैट, क्या कहते हैं सर आप? उसमें जैसे मैं जो कह रहा था कि एक मुद्दा तो है
पॉलिसी बनानी है सरकार को, और जर्नलिस्ट हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इसको अपनी जो एवरीडे कन्वर्सेशन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। अगर सरकार ने पॉलिसी बना दी कि हाँ, हम जो इस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने की बढ़ रहे हैं, अगर नहीं बनाई तो दिस इज द पोटेंशियल कि जो अगर हम रोज महंगाई के बारे में खबर कर सकते हैं तो इस तथ्य को भी ध्यान में रख सकते हैं। ये आपको पर्सपेक्टिव देता है, और उसके बिना तजवीज ही दे रहे हैं ना, सॉरी जी बार तजवीज ही दे सकते और हम और आप ही देंगे, और कहाँ से आएगी तजवीज? चले सी पैक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक सेफ कॉरिडोर बना सकते हैं जहां से एक्चुअली मैं एक पॉइंट मैं देना चाहता हूँ। मुझे एक मौके पे सीपैक के ऊपर एक पेपर लिखना पड़ा साउथ कोरिया के लिए। अच्छा, तो मैंने नोट किया कि चाइना का एक रूट जो है वो म्यांमार से होता हुआ पूरा इंडिया से वाघा, तो चाइना के भी ग्रैंड प्लान के अंदर ये ट्रेड जो है वो इंडिया को एक्सक्लूड नहीं करती। हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे कहना ही पड़ेगा, इंडिया ने तो 1990s में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था, हमने रिटर्न नहीं किया। इसके ऊपर पाकिस्तान में ज्यादा काम होना चाहिए। अब तो खैर इंडिया भी एक वो टफ लाइन उन्होंने ले ली है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स यूं ही चलती है, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट कैसे सर्व होता है। जी, उसमें ना मैं जो एक छोटी सी जैसे हम जो एकेडमिशियंस हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है कि हमें एक बात एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हम ना छोटे लोग हैं, ठीक है, तो हमें ना छोटी बातें लगातार करती रहनी चाहिए। मतलब अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कुछ पॉलिसी को नहीं रिस्पॉन्ड करते तो हमें तो स्टोरी वही करनी चाहिए, वापस वही। जैसे मैं एक आपको, ये तो जो अभी तक हमने बात की तो वो तो ट्रेड की बात है कि जिसमें आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। मैं आपको एक अलग से स्टोरी बताता हूँ कि मुल्तान के पूरे इलाके में टिड्डी दल आ गया और उसने कपास के मतलब बुरा हाल कर दिया किसानों का। वहां पर किसान रो रहे थे, और उसमें ये था कि स्टोरी हमारे पास आई दिल्ली में, तो हमने वो स्टोरी पब्लिश की। तो साथ में हमने सोचा कि इस स्टोरी को हम ज्यादा रेलेवेंट कैसे बना सकते हैं। तो मुल्तान और जो मोगा का जो आपस में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 250 या 225 किलोमीटर है, इसके आसपास है मुल्तान और मोगा। पंजाब का एक शहर है। जब हम लुधियाना से कसूर की तरफ सड़क पे जाते हैं तो उसके बीच में वो आता है। तो कसूर से आप मान लीजिए, कसूर से इट इज लेस अराउंड 70-80 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। तो हम मोगा में 1965 में टिड्डी दल आया था। तो हमने टिड्डी दल की उस मेमोरी में एक बंदे से बात की जिसने बताया कि हम टिड्डी दल जब आया तो हम क्या कर रहे थे। सुबह से शाम तक एक पूरी जो अग्रेरियन सोसाइटी की ड्रिल होती है कि टिड्डी दल आया है, आपको जो थालियां लेके, चिमटे लेके, चमचे लेके उसको खड़काते हुए जाना है, कैसे हटाना है, किस वक्त टिड्डी दल जागता है, किस वक्त टिड्डी दल सोता है, तो कैसे बचा जा सकता है उसके। ये एक पूरी एक्सरसाइज उन्होंने बताई कि दिस इज व्हाट हैपेंड इन माय चाइल्डहुड। अब यही बात किसान जो है वो बता रहा था मुल्तान से कि सुबह टिड्डी दल आया, हमने ये किया, हमारी पूरी कपास खा गया। हम उस स्टोरी को चलाया, और उस स्टोरी में जो मोगा वाला किसान था, मोगा वाला किसान कह रहा था कि अगर मुझे मुल्तान में जाना हो तो मुझे तो लगेंगे 28-20 घंटे। पहले दिल्ली जाओ, वीजा लो, और फिर घूम के कहीं ना कहीं से आओ। टिड्डी दल को इतना टाइम नहीं लगने वाला है। तो पीपल थिंक अबाउट टिड्डी दल, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलकर सोचना चाहिए टिड्डी दल। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब टिड्डी दल आए, एक जर्नलिस्ट उस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में कोई भी पड़ाव चल रहा हो, गुड बैड और अगली, आपको ये करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि हम छोटे लोग हैं तो हम टिड्डी दल की चिंता करें। ये तो बहुत बड़ी है। देखिए, ये तो कॉमन गुड की बात है। कॉमन गुड की, वाह वाह, कॉमन गुड की बात है। ये बात छुट्टी नहीं कह सकते आप। जो मैं पहला आर्गुमेंट दे रहा था ना कि लेट्स नॉट लेट द बॉर्डर्स डिक्टेट और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। सिमिलरली तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस में रिश्ते हैं, वो भी हमारे इंटेलेक्चुअल परस्यूट को, मतलब जो हमारे कॉमन परस्यूट्स हैं,
अक्रॉस द बॉर्डर, उसको वो कैसे रोकें? मतलब अब इस स्टोरी को तो करना चाहिए मुझे लगता है, और इतनी गुंजाइश तो रहती है। डॉक्टर जी, साहब, जी, क्या मैं तो दिलजीत के साथ हर बात पे एग्री करता हूँ और मेहल आप भी करते हैं। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ आई जी, एम आई बिल्कुल। एम एंजॉयिंग हमारी हिज हमारा काम यही है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से हर ऑप्शन को देख के बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना, और वो यही ऑप्शन है कि मुल्कों ने जंगें करके जो अचीव कर लिया वो आपके सामने है। आप देखें जो मिडल ईस्ट में हो रहा है ये तबाही, अब इसके ऊपर बहुत बहस होगी कि हमास ने शुरू किया या कि उनको मजबूर कास्ट किया गया ये, लेकिन डिस्ट्रक्शन देखें कितनी हुई है, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। इन्हें तो दिखाया सर दोनों तरफ लोगों को कि दिस इज व्हाट यू वांट। जी, जी, उस कोऑपरेशन की तरफ लाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल्स का ही काम हो सकता है, बाकी जैसे मैं दिलजीत ने कहा है हमारे बस में पॉलिसी तो नहीं है। तो नहीं हमारे पॉलिसी, लिए, लेकिन मैं हाँ, डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसमें मैं इख्तिलाफ का वर्ड यूज नहीं करना चाहता। जी, लेकिन जो इन्होंने बात की वो भी छोटी बात नहीं, वो बड़ी बात है कि बड़ी इस बात तरह है, बड़ी कोर्ट बात की है। बात बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं मेरा मानना ये है कि जो बड़े आइडियाज हैं वो भी इसी तरह के फोरम से ही निकल के आगे जाते हैं। यहाँ बात होगी तो कहीं सुनी जाएगी, कहीं सुनी वाह-जी-वाह! जाएगी, पॉलिसी बनेगी। तो पॉलिसी बने। इसमें हमें वी शुड नॉट हेजिटेट टू स्पेल आउट व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी हैव इन माइंड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें मैं मैं तो बड़ा एक छोटी-सी स्ट्रॉन्ग आपको आर्मी बात बताता हूँ। पाकिस्तान में आई विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस अगर यहाँ पे इंडिया को रोड एंड रेल एक्सेस दिया जाता है सेंट्रल एशिया का। मैं ये वेरी बहुत ओपन बड़ी बात है कि एक पाकिस्तानी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल यूँ बोल रहे हैं, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं सालों से मैं यही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में लेकिन बैठ आप लोग वहाँ बैठ के जब बात करते हैं तो उसकी के एक और, जी, जी, जी आप जी, उसमें ये है कि जो जिस जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, उसमें तो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे दोनों मुल्कों की जो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोफेसर इश्तियाक बैठे हैं, वो हमारी दावेदारी है बाय यूरोप दोनों देशों की, क्योंकि जो वहां पर बैठ के एडवांटेज मिला है, अगर वो कैपिटल इस वक्त नहीं बोलेगी इस तो सपोर्ट में कब कि बोलेगी? हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब जैसे मैं कब आपको, जब प्रोफेसर इश्तियाक आए यहाँ पर पटियाला में, तो दो बातें जो जुड़ी हुई बातें हैं मैं आपको बताता हूँ कि जब एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल बॉर्डर क्रॉस करके आता है, तो उसमें क्या स्पेक्टेकल होता है जो आप देखते हो। स्पेक्टेकल इज नॉट कि आपके सामने हमेशा कोई बड़ी सारी चीज हो रही है, कोई बहुत बड़ी रैली हो रही है, कुछ हो रहा है ना। अब पटियाला से 18 किलोमीटर दूर एक गांव में कॉलेज है, कनौर एक छोटा सा कस्बा है। तो वहां पर कॉलेज जो है ये 2012-13 में हिंदुस्तान में ये सोचा जा रहा था कि जिन इलाकों में कॉलेज नहीं है, यहाँ से स्टूडेंट्स को जाना मुश्किल है, वहां पर नए कॉलेज होना चाहिए। तो एक कॉलेज वो भी बना। तो मैंने प्रोफेसर इश्तियाक अहमद को रिक्वेस्ट की कि आप वहाँ चलिए, पंजाबी कॉलेज है वहाँ पर, तो जो इंटरनेशनल एकेडमिशियन इंटेलेक्चुअल नहीं जा पाते हैं, आप जाइए वहाँ पर, हम चलेंगे। तो हम वहाँ पर अब यह है कि उन लोगों को प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की बात समझ में आती है, और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद इन दोनों देशों का, जहाँ हमारे पूरे अवाम का एक जो है कॉमन कैपिटल हैं। आप चाहे लाहौर में पैदा हुए, चाहे आप स्वीडन में रहें, तो आपकी दावेदारी तो हम यहाँ पर भी हैं, वो है पूरी पूरी। तो मुझे लगता है कि जो ये बॉर्डर फ्लूइड हैं और इनको फ्लूइड रखा जा सकता है, इनको और पोरस कनौज किया की वो जा बात सकता है। मुझे एक याद कर, जो बात जी, मुझे याद आ रही है कि वहाँ पे हमने उतना ही टाइम दिया जितना हम कहीं और देते हैं। जी, और बाद ये में बात दिलजीत ने कहा कि बड़ा टाइम, मैंने कहा नहीं, हमने सबको इक्वल ट्रीट करना है। एक जी, कॉलेज के अंदर जाके भी उतने ही 3-4 घंटे जितना भी मेरे मेरे में बस है मैं उतनी बात करूँगा। तो ये मैं आपकी सेंस ऑफ कमिटमेंट होनी चाहिए कि जी, यार, इस बात पे हाँ, मैं डॉक्टर हसन ज़फ़र, मैं ना
इस बात को यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जब प्रोफेसर इश्तियाक अहमद वहाँ पर आकर बोले, एक गाँव में, छोटा गाँव में, तो इन्होंने तकरीबन 90 मिनट ये वहाँ पर बोले और उसके बाद में इन्होंने मुझे कार में बैठ के ये समझाया कि मैं चाहे लाहौर में बोलूँ, चाहे मैं लंदन में बोलूँ, चाहे लॉस एंजल्स में बोलूँ, मुझे अपनी इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट के साथ बोलना है। मुझे अपनी ऑडियंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि भैया ये लम्स के पढ़े हुए हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं या ये न्यूयॉर्क कमिटमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही सोचना होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस शहर में मैंने ये बात सैकड़ों बार अलग-अलग लोगों से की होगी कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल की कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि आप आए हो बात करने के लिए, तो आप इस कारण बात को जल्दी क्यों निपटाओगे या बात को मोटे-मोटे रूप में क्यों बताओगे क्योंकि वो छोटा कॉलेज है, जहाँ वहाँ के लोगों का उतना एक्सपोज़र नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ ए वे टू गो अहेड wherever people have chance। अब जैसे हसन जफर और साहब और मेरे पास उतना चांस नहीं होगा कि मैं लाहौर में उतना फ्रीक्वेंटली जाऊं, जहाँ हसन जफर साहब पटियाला में उतना आए। मैं चाहता हूँ कि ये जरूर आए और मैं भी। हाँ बिल्कुल। पर जब भी आप जाओगे तो हम आप में से भी ढूंढ लेंगे हसन जफर को। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग तो बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ आए एक हमारे। और आर्ग्यूमेंट जो मुझे याद आ रही है कि चाइना के साथ सीपेक में अगर हम इन्वॉल्व हैं तो वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हमें क्यों रोक रही है कि हम दूसरे एवेन्यूज को भी एक्सप्लोर करें? व्हाई नॉट? चाइना जो है वो तो अपने इंटरेस्ट में फेवर की बात है। चाइना का जो वीआरआई जो चाइना का वीआरआई इनिशिएटिव्स हैं, उनका जो रोड मैप है कि उन्होंने कैसे वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है और इसको इस्तेमाल करना है, जिसमें पाकिस्तान के थ्रू भी वो जा रहा है और अफगानिस्तान के थ्रू भी जा रहा है और पूरा उसमें रोड, रेल, सी ये सारा जोड़ के यूरोप तक घुस रहा है। तो वो जब मैंने वो नक्शा देखा था तो वो 65 देशों में, अफ्रीका से लेके पूरा एशिया और यूरोप को वो कवर करता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है कि वो एक तरीका है जिसमें जो ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहिए, जो वहां से बिल्कुल। और इसमें फिर हम अपना क्यों नहीं बना सकते? Why can't we have a belt of our own? Yes, हाँ yes. बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस दिन जी It belongs to us. Yes, yes. और जैसे उसका हमारे दिमाग में बहुत सादा तरीका है। जैसे जिस किस्म की गारंटीज, जितने वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में हमारी इंडस वाटर ट्रीटी इंटैक्ट रही है, उस तरह वो भी रहेगा। वाह वाह, ये खूब आर्गुमेंट है जी। जैसे जो हमारा इलाका है, जैसे गुरदासपुर वाला इलाका है, वहां पर गन्ना बीजते हैं और दूसरी तरफ क्रॉस बॉर्डर भी तो गन्ना ही बीजते हैं ना। तो जो वो है तो दोनों तरफ के लोग ट्रेन तो एक ही है, ट्रेन तो एक ही है। मिलियन का पोटेंशियल है, तो उतना यहाँ पे भी होगा। उनको बीमारियां एक जैसी लगती हैं गन्ने को। तो वहां पर जो हमारा जो एवरीडे जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे जब भी रावी में कभी बाढ़ आती है, whenever रावी is flooded, तो उसमें कुछ इलाके पाकिस्तान के ऐसे होते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले रिलीफ हिंदुस्तान से जा पाती है और उसमें फौज पुलिस का रोल नहीं होता है कि पानी के नीचे होता है ना बॉर्डर, दिखाई नहीं देता वो कहाँ है, तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे रावी कैसे आता है कि एक दफा पाकिस्तान में आता है, रावी जिग-जैग करता है बॉर्डर के साथ। रावी जिग-जैग करता है, उसमें कई जगह पर ऐसे आता है कि back into India then comes back into Pakistan, फिर जैसे कई इलाके हैं जो पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जैसे पाकिस्तान के मान लीजिए कि 20-25 गांव हैं जो रावी के इस साइड पे आ गए, जहाँ हिंदुस्तान के 20-25 गांव हैं जो रावी के उस तरफ चलेंगे। तो उसमें तो सबसे पहले रिलीफ वहीं से आती है। और जब हम अदरवाइज थोड़ी सी हमें फ्लड रिलीफ की बात करनी पड़ती है या कभी कुछ भी किसी किस्म की नेचुरल कैलेमिटी हो, तो हम एक दूसरे देश को कहते हैं कि आप जो रिलीफ देनी है वो यूनाइटेड नेशंस को तो हम वहां से लेंगे, भैया आने दो, में क्या मामला है। तो मतलब दोनों देशों को मौका मिलेगा क्योंकि आफतें तो दोनों तरफ आती रहती हैं। एक ना मुझे और बात आपसे करनी थी कि जैसे ना जर्नलिज्म के मामले में हमारे पास ये है
कि खास तौर पे कुछ ऐसे मौके होते हैं जब जर्नलिज्म इस बात पे चलता है कि किसके पास फैक्चुअल डिटेल क्या है, लेकिन जो इस इलाके के जर्नलिस्ट हैं उनको इससे थोड़ा हटके कुछ और बातें सोचनी चाहिए। जैसे मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि मैं उस वक्त बीबीसी में था जब पुलवामा, बालाकोट ये सारे इंसिडेंट हुए। ये पूरे अक्रॉस बॉर्डर क्या पूरी दुनिया में ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट थे, क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर्स बहुत क्लोज टू कन्फ्लिक्ट हैं। तो उसमें बीबीसी के पास ये एक एडवांटेज है कि आपके पास उस तरफ मुजफ्फराबाद में भी रिपोर्टर चला जाता है आपका, और इस तरफ श्रीनगर में भी रिपोर्टर चला जाता है, और उस तरफ बागा में भी रिपोर्टर चला जाता है, और इस तरफ अटारी में भी रिपोर्टर चला जाता है। अदरवाइज डॉन के पास अमृतसर में रिपोर्टर नहीं होता और ट्रिब्यून के पास लाहौर में रिपोर्टर नहीं होता। तो ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी है। जी जी। और उसमें मुद्दा ये है कि अ, मैंने जब वहां पर देख रहा था कि दोनों तरफ जो मीडिया है उसमें ऐसे लोग हैं जिनको हम हॉकिश कहते हैं, जो इस बात पे बहुत खुश होते हैं कि आज उनको दूसरे देश को गाली देनी है, तो क्या लड़ाई करनी है या ये करनी है, वो तो उनका सौदा बिकता है सर उसके ऊपर, आप जानते बिल्कुल हैं। बिकता है। तो उसमें ये है कि जैसे किसी ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि पाकिस्तान ने इस जगह पर ये बात की है और ये फैक्चुअली करेक्ट है, जब फैक्चुअली इनकरेक्ट है, उसमें जर्नलिस्ट ये दावा कर सकता है, बीबीसी दावा कर सकता है कि हमने बालाकोट में सबसे पहले जाके चेक किया, वहां पर मदरसा था। अब ये एक तथ्य हो सकता है, ये एक फैक्ट हो सकता है, और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हो कि हमने श्रीनगर में ये चेक किया है कि वहां से जहाज उड़े और वहां से गए, यहाँ से उतरे, ऐसे हुआ, तो ये भी एक फैक्ट हो सकता है। अब पर इससे जो मोटा लॉजिक है कि वार मॉन्गरिंग की पूरी इंडस्ट्री को कैसे फीड करता है, अगर आपने पाकिस्तान का कोई जो आर्ग्यूमेंट है वो कॉन्टेस्ट कर दिया, तो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में वो ऐसे जाएगा कि पाकिस्तान ने इसको स्ट्रांगली क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया। हिंदुस्तान में वो ऐसे आएगा कि देखा हम तो बहुत ही ग्रेट हैं, या अदरवाइज पाकिस्तान की तरफ जाएगा कि देखा बीबीसी ने साबित कर दिया कि हम तो बहुत ग्रेट हैं, वो बहुत कमजोर हैं। अब आप कितना भी बढ़िया अगर फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म करते रहोगे, वो एक साइड पे ऐसे आएगा कि हम बहुत ग्रेट हैं और दूसरी साइड पे ऐसे जाएगा कि वो तो बहुत कमजोर हैं। इससे जो है पूरी वो इंडस्ट्री फीड होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जर्नलिज्म का मायना सिर्फ फैक्ट नहीं है, उसमें जैसे ये है कि जो बंदा जो देश अपने जो शहरियों के लिए स्कूल नहीं बना पाया, तो हम उस दिन ये भी स्टोरी कर सकते हैं कि बालाकोट में जो मदरसा है उसमें गरीबों के बच्चे जाते हैं क्योंकि स्कूल नहीं खोले गए उस इलाके में। उस वक्त हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये वाला जहाज है इसको जब खरीदा गया और उसी बार आपने एजुकेशन बजट में इतनी जो है कट लगा दिया, तो मुल्कों का दावा है कि हम आजाद हैं तो हमारे पास फौज होनी चाहिए। तो जब आपके पास फौज है, जब आपके पास इतना अम्निशन है, इतना वो हथियार हैं, तो आप अपने देश को और भी ढंग से आजाद करते हो। आप अपने देश को ऐसे भी आजाद करते हो कि हमें तो हथियार बनाने हैं, आपको खाना नहीं तो घास खा लो, आपको घास खाने की आजादी होती है। जब आपके देश में कॉलेज और स्कूल हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं और पूरी दुनिया में बन रहे हैं, तो आप अपने देश के आवाम को आजादी दे देते हो कि आप अनपढ़ रह सकते हो, जाहिल हो सकते हो। जब आपके देशों में जो हॉस्पिटल हो सकते हैं जिससे आवाम की तमाम बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, तब आप अपने देश के आवाम को आजादी दे देते हो कि भैया जाओ, जिस बीमारी का इलाज हो सकता है आप उससे भी मरने के लिए आजाद हो। अब हमें इस आजादी के बारे में लगातार बात करनी चाहिए कि एट व्हाट कॉस्ट वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट वी आर ग्रेट, एट व्हाट कॉस्ट वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट द अदर वन इज वीक। वाह वाह। तो मुझे लगता है कि इस और बात की गुंजाइश हमारे पास लगातार रहती है, और जितनी देर तक हम अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं लेके आएंगे, उतनी देर तक जो जर्नलिज्म है उसके लिए बीबीसी को तगमे में जरूर मिल जाएंगे कि उन्होंने फैक्चुअली सबसे ज्यादा लीड किया, यहाँ पर उन्होंने स्टोरी ब्रेक की, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की, लेकिन वो जो विशियस सर्कल है हेट का, वार मॉन्गरिंग का, वो ब्रेक नहीं किया।
और जो उनकी जो उनकी एक्सेस है मुजफ्फराबाद से लेके श्रीनगर तक, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये उनका जो इंपीरियलिस्ट प्रिविलेज है या जर्नलिज्म का ये रिसोर्स है। तो मुझे लगता है कि दीज आर द क्वेश्चंस वी पीपल नीड टू रेज, जो हम साउथ एशियंस हैं जिनका हमारे साथ यहाँ पर हमें जिंदा रहना है। तो उसमें जब मैं जिंदा रहने की बात करता हूँ तो उसमें प्रोफेसर इश्तियाक जैसे तमाम लोग जो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी बैठ के काम कर रहे हैं, इनका जिंदा रहना हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ यूरोप में ये रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जिंदा रहना है इसी जगह पे। जब वो अभी ये जो मौसम अक्टूबर का आया, इसके बाद ये धान की फसल जलेगी, ये लगने का वक्त आया, उससे पहले जो होगा, तो ये बॉर्डर यहाँ से चंद किलोमीटर ही दूर है, वहां पे आग लगती है तो सारा धुआं लाहौर में आता है, उधर की आग लगती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसे जो अभी धान की फसल आएगी, धान की फसल तो पूरे इलाके में है, मतलब वो लाहौर के आसपास भी है, चंडीगढ़ के आसपास भी है, और धान की फसल को चंडीगढ़ से लेके ये सरगोदा तक लगी हुई होगी जी। उसमें ये है कि जो हमारे जो मिस्त्री हैं, अभी जो आपके जो लोकल मैकेनिक हैं, आप उसको मिस्त्री बोलते हो, क्या बोलते हो? मिस्त्री जो हमारे मिस्त्री हैं वो मोगा में हो या सरहंद में हो या 500 में हो या सरगोदा में हो, वो लगातार कि आपको क्या करना है, क्या बनाना है, वो उस पे लगे रहते हैं। इन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके पास किसी जो कोई बड़ा ट्रेड का नाम नहीं है कि ये फोर्ड ने बनाया है या ये किसी और बड़ी कंपनी ने बनाया है, लेकिन इतनी जो इनोवेशन जिसको हम बोलते हैं, जितनी हम जो कॉमनैलिटी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, आपकी बात से सर किस्सा याद आ गया है कि अगर इजाजत हो तो सुना दे, हमारे देखने वाले भी सुन लें जी। मैं सर ये कोई 7-8 साल पुरानी बात है, ग्लासगो में, तो वहां से आ रहे थे पैकअप करके लाहौर, तो हमारा वहां पे एक जानने वाला था, वो जो रेडियो टैक्सी होती है, हीरा सिंह, मेरा ख्याल है ये पटियाले का था या इसी इलाके का कहीं पे था, उसके साथ हेलो रहती थी। तो मैंने उसको कहा, मैं कि यार तो आ जाई ते जरा सानू सुबह स्टेशन छड़ दी। कहना कि मैं कहना कितना को समान है, मैं कि यार 10 11 12 नहीं, इस तो भी ज्यादा 13-14 बैग सन। कहना मैं भाभी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। Now my wife and my son, so it was a family of 3 and plus 15-16 bags. तो जी सुबह 9 बजे हमने जाना था, 8:30 हीरा सिंह was there with one car. मैं विंडो से देखा, मैं कि जी दूसरी गड्डी आ जाएगी पीछे। मैं जाके हीरा सिंह में, मैं कि हीरा सिंह वो भाभी दी गड्डी किते, कहना वो ते सुती नहीं सी उठ रही थी। मैं कि आप कल ही छड्या ने, मैं कि हीरा सिंह 15 बैग ने यार, वो तुसी बैठो तुसी टेंशन ना लो। पर उसने 15 बैग फिट किए। आई डोंट नो स्कोडा के अंदर वो कैसे 15 बैग आए। इट कुड नॉट, I mean, मैं हैरान रह गया, and he put us on top of all those bags, 3 of us. मैं कि यार सारे शहर वाले कहना नहीं जी सुबह सुबह का टाइम है, कोई नहीं देखेगा, आराम में पहुंच जाएंगे। जब स्टेशन पहुंचे, मैं कि हीरा सिंह यार कोई 50 को फुट पीछे ही ला दे, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਨਪੈਕ ਕਰੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਰਿਮਾਈਂਡਡ ਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਬੈਗ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 12 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। मैं कि यार तेरी मेहरबानी। So this is such a common theme on both sides. जी जैसे ये बात है ना कि वो हीरा सिंह ही है जो डॉक्टर हसन जफर के साथ ये जबरदस्ती कर सकता है, और हसन हीरा सिंह के साथ ही ऐसे बैठ सकते हैं। यही किस्सा मैं आपको अलग कैरेक्टर्स के साथ बताता हूँ। अब बेडफोर्ड में, लंदन के पास ही, मैं ट्रेन से उतरा और टैक्सी पकड़नी थी, लाइन में लगा हुआ था, तो टैक्सीज भी जा रही थी और मेरी भी बारी आई। तो टैक्सी ड्राइवर सामने आके खड़ा हुआ और उसने पंजाबी में मुझसे कहा, आजो पाजी आजो अंदर। और मुझे लगा कि यार ना मैंने पगड़ी बांधी हुई है और ना मेरी कोई नेम प्लेट लगी हुई है, ये मुझे मतलब पंजाबी में कैसे इसने बुलाया। और अब पंजाबी में बुलाया, मैंने गाड़ी पीछे बैग रखा और आगे बैठ गया भाई साहब के पास आगे, उससे बात की। तो उसने अपने परिवार के बारे में, मेरे परिवार के बारे में हम बातें करते रहे। तो थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हो, उसने कहा जी मैं पेशावर को हूँ।
तो उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि कहाँ से हो, मैं कहा जी मैं चंडीगढ़ तो हूँ। उसके बाद हमने कॉफ़ी पी, फिर हमने उसके पोते-पोती के लिए 2 किताबें खरीदी और फिर वो चले गए अपने रास्ते में। और उस पूरी बातचीत में 2 शब्द नहीं आए। दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, बात ही नहीं हुई। मतलब नहीं, ज़रूरत ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, नहीं ज़रूरत ही है नहीं। कि हाँ जी, इट्स टू बी दैट यू मीट समवन फ्रॉम पेशावर। जैसे जालंधर वाले से भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप I can relate to it. बस स्टॉप पे there was a woman, I don't know मतलब किस बात से थी, मैं पूछा नहीं। तो ये कहनी मैंने बस किस टाइम आएगी, मैं कि जी आ जाती उन्हें थोड़े, and then I responded, मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चला मैं पंजाबी बोलना, कहनी वो पता चल ਜਾਂਦਾ ना बंदे ਦਾ। मैं कि ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਇਹੀ जी, ਕਿਹਾ। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ that ਪਤਾ was my ਚੱਲਿਆ? second ਕਹਿੰਦਾ reaction, ਜੀ मैं ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चला मैं पंजाबी बोल, कहना वो पता बंदे ਦਾ पता ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। जी, 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 जी। सी तो डॉक्टर साहब हार्ट वार्मिंग। हाँ, हार्ट वार्मिंग, बिल्कुल हार्ट वार्मिंग। सो मेरा ख्याल है कि इफ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टुवर्ड द एंड, एक घंटे का हमारा, हमने सोचा कि अब इसको हम कट नहीं करेंगे 2 हिस्सों में, बिकॉज पीपल हु लिसन टू दिस, हम उनको ये तकलीफ नहीं देना चाहते कि दे काफ़ी रीड बात हो गई है महल, काफ़ी बात हो गई है। वेरी दिलजीत इंटरेस्टिंग। अगर कोई ऐड करना चाहन तुसी करना चाहो तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। मैं ना एक बात उसमें ये कहता कि ज़्यादा बात हमने जर्नलिज्म के हवाले से की है, तो जी एकेडमिक्स में भी ये बात होनी चाहिए। उसमें जैसे मैं ना एक छोटी-सी इट्स अगेन एन एनेक्डोटल थिंग, मैंने आपका वो पूरा सुना जो आपने की मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री बताया। तो पंजाब में किसी पॉलिटिशियन की बात हो रही थी और उसके शराब पीने की आदत के बारे में बात हो रही थी। तो उसमें किसी ने उस एक पीस लिखा कि यहिया खान शराब पीते थे और उनके बारे में कहा जाता था कि अगर रात को इस बजे के बाद उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, तो अगले दिन इस वक़्त चेक कर लेना चाहिए कि वेदर दिस ऑर्डर स्टैंड्स और या कैंसल किया जाएगा, है ना? तो इस किस्म का। अब आई डोंट नो वेदर इट इज़ फैक्ट और नॉट। तो अब पर ये है कि आप यहिया खान को यू कट हिम टू अ साइज़ ऑफ जो एक बेवड़ा आदमी है जिसको पता नहीं चलता रात को कि आपको करनी है। तो मैंने उनको, क्योंकि मैंने आपका सारा प्रोग्राम देखा था, मैंने कहा जी ये यहिया खान ने पाकिस्तान की सबसे जो इम्पोर्टेंट एक फेयर इलेक्शन भी इसी ने कंडक्ट करवाई है। तो अब ये है कि मुझे लगता है कि वी नीड टू इन्फॉर्म आवर सिटीजन्स अबाउट द नेबर। अब जैसे वाह, इट्स वाह, वाह! इट्स नॉट गुड एनफ कि आप नेबर चेंज नहीं कर सकते तो उसके साथ रहना सीखो। वी नीड टू जस्ट इन्फॉर्म पीपल। जैसे हमारे पास जो लिटरेचर है, पंजाबी लिटरेचर खास तौर पे, हमारी यूनिवर्सिटी में उसका पेपर पढ़ाया जाता है और साइमल्टेनियसली देयर आर पीपल जिनके पास पाकिस्तान की अलग-अलग यूनिवर्सिटी से जो हैं वो आते हैं, थीसिस चेक करने के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि इस दौर में थोड़ा इसको आगे लेके जाना चाहिए, व्हेन वी शुड यूज़ द आइडिया ऑफ मूक्स। आप पढ़ा रहे हो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, तो एक दिन किसी बंदे को बोलो कि ये क्लास आप वहाँ से ले लो ऑनलाइन, तो और जब तक ऑफर करो I would like to welcome you in my class तो sometime. Why not? उसमें ये होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे लिटरेचर इज़ वन थिंग जिसमें लोग काफ़ी स्टडी हो रही है और लिटरेचर वालों का काफ़ी आपस में जो रिश्ता रहता है। लेकिन एक दौर था ख़ास तौर पे 70s 80s जिसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं, पर्टिकुलरली ऑल द साइंटिस्ट्स हू वर गोइंग टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, उनका आपस में काफ़ी अच्छा था, जैसे रिश्ता रहता था। उसमें एंटी न्यूक मूवमेंट में और अगली जो अगली दफ़ा अगली हुँ, दफ़ा हमने एक इंडियन फिज़िसिस्ट को बुलाया है साइंस पे बात करने के लिए। जी, अब जैसे हाँ, इंडियन फिज़िसिस्ट हैं, जहाँ मतलब आप दोनों तरफ देखो ना कि इंडिया में कितने फिज़िसिस्ट हैं और देन वी हैव प्रोफेसर परवेज़ हुदवई काइंड ऑफ पीपल। इनका जो आपस में रिश्ता रहा है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू रिक्लेम दैट लेगेसी विद न्यू इनिशिएटिव्स, जैसे पॉलिटिकल Reclaim साइंस the जो right हैं। thing to ये जो just इंडो lead. पाक डायलॉग है ये उसी लेगेसी को रिक्लेम कर रहे हैं ना हम। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। तो उसमें जैसे पॉलिटिकल साइंस से लेके सोशियोलॉजी से लेके एंथ्रोपोलॉजी तक लोगों को आपस में थोड़ा ज़्यादा
मुझे लगता है काम करना चाहिए। और अगर अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़, छोटे शहरों के कॉलेजेस हैं, वो भी अगर इसमें शामिल हो सकें, दैट विल हेल्प। will be हमने wonderful. पाकिस्तान से तो ले लिया ये इनिशिएटिव, अब आपकी तरफ से आना चाहिए कि आप पाकिस्तानी स्कॉलर्स को इनवाइट करें। कुछ ऐसे आपकी तरफ ये मूवमेंट होनी चाहिए। समझ गए आप? उसमें अभी अगेन आई विल कम बैक टू माय बेसिक पॉइंट कि जो इनवाइट करने वाला और बंदा बुलाने वाला मामला है, उसमें अगेन देयर इज ए कैरेक्टर कॉल्ड स्टेट, जो आपके और मेरे कहने से चलती नहीं है। हम उससे बात लगातार करते रहेंगे। जो हमारी स्टेट है, जो मतलब जिस स्टेट में उस स्टेट का कुछ नहीं चलता, जैसे जिस स्पेस पे हम अभी बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन स्पेसेस को ज़्यादा पॉपुलेट करना चाहिए और इस बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जब यहाँ पर परमिशंस दरकार नहीं है। जैसे आपको एक मैं बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। जैसे प्रोफ़ेसर इश्तियाक अहमद यहाँ पर आए, तो प्रोफ़ेसर इश्तियाक अहमद तो ट्रैवल वीज़ा पे आए थे हिंदुस्तान में। तो प्रोफ़ेसर इश्तियाक अहमद से लेके तमाम लोगों की इस बात पर एक रिलक्टेंस थी कि ट्रैवल वीज़ा पे है, पब्लिक इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक मुद्दा यहाँ पर ये था कि प्रोफ़ेसर इश्तियाक अहमद हैं, हमारे सबसे बड़े स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो वो चाहे घूमने आएँ, चाहे वो कुछ भी करने आएँ, हमें तो उनसे पॉलिटिकल साइंस ही पढ़नी है। अब अगर ठीक है। स्थिति में वो आए हैं, हिंदुस्तान में टूरिस्ट वीज़ा लेके आए, चाहे ऑनलाइन हमें एक्सेस तो दी जा सकती है ना दिलजीत साहब, ऑनलाइन एक्सेस तो क्लासेस में दी जा सकती है। ऑल यू नीड टू डू टॉक टू योर वाइस चांसलर या आपका डायरेक्टर जो भी आप कहलाते हैं। तो इफ द नहीं तो यूनिवर्सिटी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम प्रोफेसर विद हसन दैट, साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं तो 5 बजे के बाद आप इनफॉर्मल स्टडी सर्कल में भी जा सकते हो। informal study circle, that's a very good idea, Dr. जी, Saab. If you can anchor that kind of study circle online, so it will be wonderful. बच्चे ज्वाइन करेंगे एब्सोल्युटली। और मैं ਤੇ देख ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਨਵੰਬਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ तो ਦਿਲਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਫਾਰਵਰਡ, हुँ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ बहुत ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ। बड़ी ਹਾਂਜੀ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। दिलजीत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने एक फ्रेज यूज किया कि हम नेबर्स हैं, हम रहना सीखें, रहना हमें आता है, हमें रहने दिया जाए। द वे हुँ, वी वांट टू लिव, लीव हाँ अस जी, अलोन, हाँ we जी, can जी, handle it, we are grown up बिल्कुल। and we know how to live with each other, we have lived with यस, each other for thousands of years and we can still do that, nothing एंड can आई एम change. श्योर दैट आई एम इन वेरी गुड कंपनी। So are एब्सोल्युटली। we. Thank you so So much. are we, so are we. Yeah. डॉक्टर Take साहब, care thank and all the you. best. Take Take care. care and all the best. ये Yes, देखने का जी। भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।